नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु जी के ट्रिक के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आरटी एक्ट के आगे वाले पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। लास्ट हमने धारा 10 तक कर लिया था। हमने देखा था धारा 10, और धारा 10 में क्या था? धारा 10 में था कि माता पिता का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अर्थात जो हमारे पास में प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से 8 तक, वो क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। माता पिता का दायित्व है कि वह बालकों को क्या करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ध्यान रखना, ये धारा 10 में था। और ये जो बात धारा 10 के अंदर है वो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 51 क इसके अंदर हमने 86वें संविधान संशोधन के बाद एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा था हमारे पास में, 11वां, या हम बोल देते हैं ट, या फिर बोल देते हैं के। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था हमने, जिसके अंदर क्या था कि माता पिता का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ध्यान रखना। तो धारा 10 का संबंध आपसे पूछे तो अनुच्छेद 51, और ये भाग 4 के अंदर है, जो कि हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। ध्यान रखना, जो किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना अभी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं धारा 11 के ऊपर। धारा 11, धारा 11 के अंदर क्या है? धारा 11 में है दोस्तों कि जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं, देखो आर्टिक में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा है, लेकिन उससे पहले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल, बचपन की देखभाल जो कार्यक्रम हैं वो क्या करेंगे? आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित करेंगे। अर्थात सरकार का यह कर्तव्य है कि वह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से बचपन की देखभाल कार्यक्रम, अर्थात क्या करे? शिक्षा की व्यवस्था करे। ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो एक तो आयु वर्ग है वो 3 से 6 वर्ष है। दूसरी बात, यहाँ जैसे सरकार की बात की गई है, हम पहले बात कर रहे थे समूची सरकार की, तो समूची सरकार के अंदर हम बात कर रहे थे केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। और धारा 7 में आपने देखा भी था कि हमारे केंद्र और राज्य सरकार दोनों का वित्तीय अनुपात हमें दे रखा था कि केंद्र और राज्य के अंदर पैसों का जो बंटवारा था, हमारे स्टार्टिंग में 55-45 का अनुपात था, फिर हमने देखा 65-35 का था, और वर्तमान में 68-32 का जो अनुपात है वो दे रखा था। ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब सुनिए बात को कि अगर पूछे कि धारा 11 के अंदर ये जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था या इनके लिए बचपन की देखभाल कार्यक्रम है वह कौन सी सरकार चलाएगी, तो ध्यान रखना, यहाँ आंगनवाड़ी के अंदर जो पैसा आता है वो केवल और केवल किसका आता है? राज्य सरकार का आता है। ध्यान रखना, ओके। तो आपसे धारा 12 के संबंध में केवल और केवल किसका कर्तव्य है? ध्यान रखना, ये राज्य सरकार का है। ध्यान रखना, बाकी सभी धाराओं के अंदर जो है वो किसका है हमारे पास में कि केंद्र और राज्य दोनों का है, लेकिन धारा 11 के अंदर क्या है? केवल और केवल राज्य सरकार का है। एक बात और बताता हूँ कि धारा 12 का संबंध पूछ ले कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है, कौन से अनुच्छेद से है, तो ध्यान रखना यहाँ अनुच्छेद कौन सा है हमारे पास में? आपका अनुच्छेद 45, ठीक है ना। अनुच्छेद 45 आपको मालूम है डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उन नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार जो है वो बचपन की देखभाल कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेगी? शिक्षा की व्यवस्था करेगी। उनके लिए जो है जितनी भी हमारे पास में शैक्षिक योजनाएं हैं उन सब का संचालन राज्य सरकार है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से करेगी। तो देखिए धारा 10 का संबंध तो अनुच्छेद 51 से है, जबकि धारा 11 का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? 45 से है। धारा 10 का संबंध हमारे पास में आपके मूल कर्तव्यों से है, जबकि धारा 11 का जो संबंध है वो किससे है? आपके नीति निर्देशक तत्वों से है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा, जो कि कौन सी है? धारा 12 हमारे पास में। देखिए सुनिए धारा 12 में क्या है। अच्छा, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट अवश्य कराएं भी कि आपको वीडियो कैसा लगा,
पीछे वाली वीडियो देखे हैं कि काफ़ी बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो भाई आप कमेंट करके ये अवश्य बताया करें कि जो जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो जानकारियाँ क्या आपको अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करें भी, ध्यान। और आपके कोई डाउट भी हो तो कमेंट कर दिया करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा भी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 12 की। इस धारा 12 को ध्यान से समझना। पहली बात देखना, धारा 12 किसके लिए है? तो धारा जो 12 है वो है हमारे पास में निजी शिक्षण संस्थानों के लिए। किनके लिए? निजी शिक्षण संस्थानों के लिए है, ध्यान रखना। धारा 12 किसके लिए है? निजी शिक्षण संस्थान, ठीक। धारा 12 है निजी शिक्षण संस्थान। यहाँ क्या है कि धारा 12 जो है वो प्राइवेट स्कूलों को यह आदेश करती है कि वो क्या करें, अपनी जो कक्षा प्रथम है, देखिए कक्षा प्रथम की छात्र संख्या का 25% निर्धन वर्ग के लिए आरक्षित करेगी। जितनी भी निजी शिक्षण संस्थानें हैं वो अपनी कक्षा प्रथम की, ध्यान रखना, पहली क्लास की कितनी 25% देना, न कि कुल छात्र संख्या का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, ठीक, आरक्षण जो है वो कक्षा 1 से 8 तक मिलेगा। दूसरी बात, आरक्षण 8 वर्षों तक मिलेगा। तीसरी बात, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मिलेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपने 10 साल के बच्चे को लेकर के आगे और 10 साल के बच्चे को बोला कि लो हमारा बच्चा तो अब पढ़ेगा और अब उसको दो, क्या तुम 8 साल आरक्षण दो? नहीं, ध्यान रखना। या आपने 6ठी क्लास में आकर के बोला अब हमें 8 साल तक आरक्षण दीजिए, कि 6ठी में दे दिया, अब हम बच्चे को 12वीं तक आरक्षण थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे, ध्यान रखना। तो यह स्पष्ट उल्लेखित है कि निजी शिक्षण संस्थान है वो कक्षा प्रथम की 25% के ऊपर और 1 से 8 तक 8 सालों के लिए और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देगी? आरक्षण देगी, निर्धन वर्ग के लिए। पहली बात तो यहाँ ये क्लियर कर लेना कि ये जो कुल छात्र संख्या के ऊपर नहीं है। कुछ किताबें लिख देती हैं कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर या कक्षा 1 से 8 तक की कुल छात्र संख्या पर या विद्यालय की स्वीकृत मान्यता प्राप्त छात्र संख्या का 25%, ऐसा नहीं देखना, कक्षा प्रथम की है। कक्षा प्रथम की क्यों है? देखिए इस बात को समझिए। मान के चलो कि अभी 2020 चल रहा है। 2020 के अंदर क्या है कि किसी एक स्कूल के अंदर एक नई पहली क्लास आई, कक्षा प्रथम आई, ठीक है। इस कक्षा प्रथम के अंदर कुल 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो हम कितने लोगों को आरक्षण देंगे? 25 सीटों पे देंगे, क्योंकि 25% सीटें हैं वो निर्धन वर्ग के लिए आरक्षित है। अब देखिए अगले साल की मैं बात करूं 2021 की, 2021 में क्या होगा कि एक नई पहली क्लास आएगी, एक नई पहली क्लास आ गई, ये आ गई कक्षा प्रथम, ठीक है। इसमें मान लो कितने बच्चे आ गए इसके अंदर बच्चे आ गए भी, मान लो 160 बच्चे आ गए। तो 160 बच्चे हैं तो हम 25% सीटों पर आरक्षण देंगे, तो हम कितने बच्चों को देंगे? 40 बच्चों को देंगे। अब देखिए ये जो 2020 में कक्षा प्रथम थी, ये 2021 में कौन सी कक्षा बन जाएगी? कक्षा 2 बन जाएगी, है ना, कक्षा 2 बन जाएगी। कक्षा 2 बन जाएगी और यहाँ 100 बच्चे थे। इन 100 बच्चों में से क्या हुआ कि कुछ बच्चे चले गए। कितने बच्चे बच गए? मान लो 80 बच्चे बच गए। तो अब हम कितने लोगों को आरक्षण देंगे? अब अगर देखना कि हर साल छात्र संख्या पर देखते हम, तो यहाँ 80 का 25% निकालते जो कि 20 बच्चे होते, तो इसका मतलब यहाँ जो 25 बच्चों को दिया था 5 बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आरक्षण तो क्या मिलेगा? इन्हीं 25 बच्चों को मिलेगा, ध्यान रखना। अगर ये कक्षा प्रथम की छात्र संख्या पर नहीं होता तो हर बार क्या होते? कुछ बच्चे बाहर होते, कुछ बच्चे अंदर होते, ध्यान रखना इसके अंदर। फिर मान देखो कि 2022 में देखो, 2022 के अंदर एक नई कक्षा प्रथम आ गई है, ठीक है, एक नई पहली क्लास आ गई। मान लो इसके अंदर है 200 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो कितने बच्चों को आरक्षण मिलेगा? 200 का 25% 50 हो जाएगा, 50 बच्चों को आरक्षण मिलेगा।
अब ध्यान रखना, ये जो 2021 में पहली क्लास थी वो 2022 में क्या बन जाएगी, कक्षा 2 बन जाएगी, है ना, वो कक्षा 2 बन जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में कितने थे, 160 बच्चे थे, और यहाँ बच्चे बढ़ कर के अब कितने हो गए, मान लो कि 200 बच्चे हो गए। तो आरक्षण कितने बच्चों को देंगे हम, तो ध्यान रखना जितने बच्चों को पहले साल हमने दिया था केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि भी अब 200 बच्चे हैं तो हम बच्चों का आरक्षण बढ़ा दें, बच्चे ज़्यादा ले लें, नहीं, ध्यान रखना उन्हीं को मिलेगा। और ये जो 2020 वाली कक्षा प्रथम थी ये 2022 में जाकर कक्षा तीसरी बन जाएगी, और मान लो कि कक्षा 3 होते ही इसके अंदर 100 से कितने बच्चे हो गए, 100 से बच्चे हो गए 120। तो लेकिन ये आरक्षण कितने को देगा, ये जो स्टार्टिंग में 25 थे उन्हीं बच्चों को आरक्षण देगा, ध्यान रखना। इसका मतलब हम कह सकते हैं, सब सीधे सीधे बात है हमारे पास में, कि जो आरक्षण मिलता है वो कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या पर मिलता है, ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये वाली, क्या 8 सालों तक मिलेगा, 6 से 14 वर्ष के लिए मिलेगा, और 1 से 8 की कक्षा को मिलेगा। अब देखिए कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो हमारे पास में क्या करवाते हैं, आपका LKG, UKG और प्रेप वगैरह ये पढ़ाते हैं, तो ये क्या देंगे, ये 3 से 11 वर्ष के लिए देंगे, ध्यान रखना, और कक्षा 5 तक देंगे, कक्षा 5 तक देंगे, कितने सालों के लिए, 8 वर्षों के लिए। अब ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि ये क्या करेंगे हमारे पास में कि भाई 14 वर्ष तक पढ़ाएंगे, अगले 3 साल के बच्चे का ही तो एडमिशन ले लिया ना, तो ये भी 8 साल ही पढ़ाएगा। फिर ध्यान रखना दूसरी बात एक और, कि अब बच्चों को आरक्षण कैसे मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसका अलग अलग नॉमिनेशन है, वो हमसे नहीं पूछने वाला है, लेकिन ये बता देता हूँ आपको कि जहाँ जिस वार्ड के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल है, उस स्कूल के 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको मिलेगी, जो स्कूल के 6 किलोमीटर के दायरे में लोग रह रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, ध्यान रखना। कितने किलोमीटर के अंदर, 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर वहाँ के निवासियों को मिलेगी। अब सर हमारा तो रेजिडेंस है वो कहाँ पर है, मान लो नागौर है, हम तो नागौर में रहते हैं सर, मूल निवास हमारा नागौर का है, लेकिन हम दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, नौकरी पैसा करने के लिए हम जयपुर में रह रहे हैं, तो क्या जयपुर में हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा। अब ध्यान रखना कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपने मूल निवास के स्थान पर, डोमिसाइल के स्थान पर किसी अन्य जगह रहते हुए 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल जहां आप निवास कर रहे हो पिछले 3 साल, तो वहां आप क्या कर सकते हो, दावा कर सकते हो, वहां आपके बच्चों को क्या मिल सकता है, 25% सीटों के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक कहा था धारा 5, धारा 5 के अंदर क्या था कि ये था कि जैसे ही बालक विद्यालय का स्थानांतरण करेगा तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन तब मैंने कहा था कि धारा 12 का विरोध कोई धारा करती है तो वो धारा 5 करती है, और 5 का कोई विरोध करती है तो वो धारा कौन सी करती है, 12 करती है। तो देखना एक बात स्पष्ट लिखी हुई है यहाँ पर नोट डाल के, क्या कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर, अगर आपने एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ दिया है तो ध्यान रखना अब उस व्यक्ति को दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। कि अर्थात क्या किया, बच्चे ने जो है, मान लो उसने आरक्षण का लाभ छोड़ दिया, बच्चे का एडमिशन हुआ था पहली क्लास के अंदर और तीसरी क्लास में उसने स्कूल छोड़ दिया, अब वह चौथी क्लास के अंदर किसी नए स्कूल में जा रहा है, तो उस नए स्कूल में अगर मान लो कि वह आरटी के अंदर एडमिशन लेना चाहे तो नहीं होगा, ध्यान रखना। ये धारा 12 के अंदर है। तो देखिए हमने कहा था कि बालक के समस्त अधिकारों का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन स्वयं आरटीई एक्ट का स्थानांतरण नहीं होता है। इस कारण धारा 12 का विरोध कोई धारा करती है तो वो कौन सी करती है, धारा 5 करती है, ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, नहीं है तो एक बार वीडियो को वापस से बैक करके देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। 4-5 बातें याद रखनी है। पहली बात निजी शिक्षण संस्थानों के लिए है, कक्षा प्रथम के 25% बच्चे हैं वो निर्धन वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। 8 सालों के लिए आरक्षण मिलेगा, 6 से 14 वर्ष के लिए मिलेगा, कक्षा 1 से 8 तक मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, कहाँ गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर कि कुल छात्र संख्या का देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना भी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, धारा 13 की ओर। अब दोस्तों हम बात करते हैं धारा 13 की। तो हमने एक बात की थी कि एक तो धारा 3 है, एक धारा 8 है
और एक धारा 13 है। तीनों को समझो कि तीनों की लैंग्वेज अलग अलग है। धारा 3 में तो हमने कहा था कि निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा, निःशुल्क शिक्षा बालक का अधिकार होगा। धारा 8 में हमने कहा था कि समूची सरकार का दायित्व है कि वह क्या करे, संपूर्ण अधिनियम को लागू करे, ध्यान रखना, और राज्यों के अंदर क्या करे, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करे। अब धारा 13 क्या कह रही है, इस बात को सुनिए भाई। धारा 13 कहती है दोस्तों कि आप प्रवेश के समय किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे। दूसरी बात, ना आप क्या लेंगे, शिक्षण शुल्क लेंगे। क्या लेंगे? ना आप शिक्षण शुल्क लेंगे, और ना ही आप क्या लेंगे, अनुवीक्षण प्रक्रिया को करेंगे। तीनों चीज़ों के ऊपर रोक है भाई, ध्यान रखना, ठीक। क्या कि बालक से प्रवेश के समय न तो किसी पर जो 25% बच्चे हैं उनके लिए बात चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या कि बालक से न तो प्रवेश लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। पहले एडमिशन फीस के नाम पर जैसे बड़े बड़े स्कूल्स होते थे, वो अपने फॉर्म निकालते थे, ठीक है ना, तो फॉर्म फीस होती थी 1000-1500 रुपये। तो हज़ारों बच्चे अप्लाई करते, फिर उनमें से 100-200 बच्चों को सिलेक्ट करते, तो एक बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास में क्या आती थी, प्रवेश शुल्क आती थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप प्रवेश एडमिशन फीस नहीं लेंगे, फिर आप शिक्षण शुल्क भी नहीं लेंगे, पढ़ाने की फीस भी नहीं लेंगे। और तीसरा है हमारे पास में अनुवीक्षण प्रक्रिया। अब गुरुदेव ये अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए आपको मालूम होगा कि हमारे मिलिट्री स्कूल होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, या नवोदय स्कूल होते हैं, तो इनका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद में वो क्या लेते हैं, प्रवेश लेते हैं। तो अनुवीक्षण होती है प्रवेश प्रक्रिया। आप एडमिशन के लिए किसी प्रकार के टेस्टों का आयोजन नहीं करेंगे, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। नवोदय के स्कूल में हो रही है ना सर प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षा होती है, मिलिट्री स्कूल में प्रवेश परीक्षा होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि जो नवोदय स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल हैं, ये कुछ विशेष विद्यालय हैं जिनको हमने आरटी के दायरे से क्या रखा है, बाहर रखा है, ध्यान रखना। वो आरटीई एक्ट के दायरे से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। तभी तो मिलिट्री स्कूल में फीसें ली जाती है, ध्यान रखना, सैनिक स्कूल में फीस ली जाती है, नवोदय स्कूल में भी क्या है, आपकी फीस नहीं है, लेकिन उसका फंडा कुछ और है, ध्यान रखना। तो धारा 13 क्या कह रही है, प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे, शिक्षण शुल्क नहीं लेंगे, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक रहेगी। इसका मतलब हमारे अधिनियम को अगर कोई, आरटीई एक्ट को अगर कोई निःशुल्क बना रहा है तो वो कौन है, धारा 13 है, ध्यान रखना। हमसे पूछे कि आरटीई एक्ट को निःशुल्क बनाने वाली धारा कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा हमारा, धारा 13 होगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, धारा 14 की ओर चलते हैं कि धारा 14 के अंदर क्या है। देखिए धारा 14 के अंदर हमने बोला है कि बच्चे के प्रवेश का जो आधार होगा वो उसका जन्म प्रमाण पत्र होगा। समझना बात को। हाँ, धारा कितने नंबर, 14 नंबर थी, है ना, ठीक है। देखो धारा 14 क्या कह रही है, बच्चे का जो प्रवेश का आधार होगा, प्रवेश का जो आधार है वो कौन होगा हमारे पास में, प्रवेश का आधार होगा भाई आपका जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि हमने बोला है ना कि 6 से 14 वर्ष के लिए ही अधिनियम है। अब देखना कि प्रवेश का आधार होगा जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन एक बात और कहता है कि फिर भी प्रवेश के समय बालक से आवश्यक दस्तावेजों की, प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी, या इन प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सर ये क्या पंगा हो गया, एक तो आप कह रहे हो प्रवेश का आधार जन्म प्रमाण पत्र है, बिल्कुल प्रवेश का आधार जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन इनके अभाव में भी
आवश्यक डॉक्यूमेंटों के अभाव के अंदर भी हम उसे प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अब देखना बोला कि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो यहाँ हमने क्या बोला कि अगर माता पिता क्या कर दे, शपथ पत्र दे दे, एक स्टाम्प पे लिख दे दे कि ये जो चिंटू है वो हमारा ही है और ये जो चिंटू है वो इतनी तारीख को पैदा हुआ था और आज इसकी आयु ये है, तो माता पिता के द्वारा दिया गया शपथ पत्र भी जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा। ध्यान रखना आरटी के अंदर वैसे नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप कहीं शपथ पत्र दे करके कहीं सर्विस के अंदर आपसे मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, आप 10वीं के मार्कशीट नहीं, आप बोलोगे नहीं हमारे माता पिता ने शपथ पत्र दे दिया, वहाँ मान्य नहीं है। लेकिन आरटीई के लिए हमने मान्य क्या किया है कि अगर माता पिता हैं वो शपथ पत्र कह दें कि कुछ साल पहले की घटना थी, ये चिंटू हमारे यहाँ पर पैदा हुआ था, तो ध्यान रखना उस शपथ पत्र को भी क्या मान लेंगे, जन्म प्रमाण पत्र मान लेंगे। दूसरा, अगर अस्पताल की कोई पर्ची है हमारे पास में, ठीक है ना, अस्पताल की जो पर्ची है उसे भी क्या मान लेंगे, हम जन्म प्रमाण पत्र मान लेंगे। फिर अगर बच्चा इससे पहले आंगनवाड़ी में गया हो, स्कूल आने से पहले अगर आंगनवाड़ी में गया हो, तो आंगनवाड़ी के अंदर उसका अगर कोई रिकॉर्ड है तो आंगनवाड़ी के रिकॉर्ड को भी हम क्या मान लेंगे, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा होगा कि गाँव के अंदर आशा सहयोगिनी होती है, ध्यान रखना, जो कि महिला के प्रसव के अंदर क्या करती है, उनके महिलाओं के लिए महिला कल्याण हेतु कार्य कर रही है। अगर आशा सहयोगिनी या गांव में हमारे पास में दाई वगैरह होती है, अगर वो क्या कर दें, घोषणा कर दें, वो लिखित में दे दें कि हाँ ये जो प्रसव है हमने करवाया है, तो उसको भी हम जन्म प्रमाण पत्र के रूप में क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ध्यान रखना। तो धारा 14 की बात सुनना, हमने ये बोला कि प्रवेश का आधार क्या होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा, लेकिन इसके अभाव के अंदर भी हम क्या नहीं करेंगे, बालक को प्रवेश से वंचित नहीं करेंगे। आई थिंक क्लियर होगी, नहीं हो तो कमेंट कर देना भाई, अपने और चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर। फिर देखिए धारा 15 की ओर चलते हैं हम। धारा 15 क्या कह रही है, अभी देखिए, धारा 15 ये कह रही है कि प्रवेश की अंतिम तिथि, देखो प्रवेश तिथि का विस्तारण है, नाम पूछे इसका, तो प्रवेश तिथि का विस्तारण। फिर भी हम कह रहे हैं, धारा 15 कह रही है जो प्रवेश की अंतिम तिथि है, प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है, 30 सितंबर है। प्रवेश की अंतिम तिथि कितनी बताई हमने, 30 सितंबर बताई कि आरटीए के अंदर हमारे पास में एडमिशन ले रहे हैं, तो प्रवेश की अंतिम तारीख होगी 30 सितंबर। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा 30 सितंबर के बाद आए तो भी हम उसे क्या देंगे, प्रवेश देंगे। और अगर 30 सितंबर के बाद में आता है, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, फिर भी वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जाएगा। सर ये क्या मतलब हो गया, एक तरफ आप कह रहे हो कि 30 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि है, फिर आप कह रहे हो कि वर्ष पर्यंत दिया जाएगा। देखिए हमने जो 25% सीटें आरक्षण के लिए दी थी, उन बच्चों के जो फ्री है, उस फ्री के बदले में सरकार स्कूलों को क्या देती है, पुनर्भरण राशि देती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब पुनर्भरण राशि जो है वो हमारी सरकार कैसे पता चलेगी कितने बच्चे फ्री हैं, तो हमने उस बच्चों की डिटेल भी तो सरकार के पास भेजनी होती है। तो सरकार के पास डाइस प्रपत्र भेजने की अंतिम तिथि होती है 30 अक्टूबर। डाइस की अंतिम तिथि क्या है, 30 अक्टूबर। तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होते 30 अक्टूबर को। तो हमने बोला कि 30 सितंबर तक आपके पास जितने एडमिशन है ना, उन सब की लिस्ट बना करके, उन सब के रिकॉर्ड बना करके आगे भेज दो। 30 सितंबर के बाद बच्चा आ रहा है तब भी आप उसका एडमिशन ले लो। अब एडमिशन ले लिया, उस बच्चे का रिकॉर्ड आप अगले साल भेज देना कि हमारे लेट एडमिशन हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। फिर भी हमने कहा क्या कि देखो 15 × 2 30 होते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम दूसरी बात क्या कह दी कि उसके बाद में भी कोई आता है तो उसे हम क्या देंगे, प्रवेश से वंचित नहीं करेंगे।
फिर नेक्स्ट चलते हैं धारा 16 की ओर। बहुत अच्छी धारा है धारा 16, ठीक है। धारा 16 क्या कहती है, देखिए, कमेंट करके बताया करें भी साथ साथ। एक तो जिनको धाराएं पहले याद हो आगे कमेंट कर दिया करें, और दूसरा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। जितने आपके व्यू होते हैं ना उतने कमेंट भी होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक भी किया करो और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिया करें भी। धारा 16 क्या कह रही है? धारा 16 ये कह रही है कि प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 8 तक होती है। कहाँ तक होती है? 1 से 8 तक होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक क्या करेंगे? न तो बालक का ठहराव किया जाएगा, पूर्ण करने तक न तो बालक का ठहराव करेंगे, न उसका अवरोहण करेंगे। अब सर ये क्या मतलब हुआ? सीधी सीधी सी बात है कि जब तक बच्चा 8वीं तक है तो 8वीं क्लास तक ठहराव का मतलब है कि बच्चे को हम क्या नहीं कर सकते? फेल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कक्षा 8 तक बच्चे को क्या नहीं कर सकते? हम फेल नहीं कर सकते। तो सर अवरोहण का मतलब क्या होता है? अवरोहण का मतलब आपको मालूम होगा कि पहले हम क्या करते थे कि मान लो कि कोई बच्चा है वो 4th क्लास में पढ़ रहा है, तो कुछ बार जब स्कूल के टीचर प्रिंसिपल होते हुआ क्या करते कि बच्चा अभी चौथी के लायक हुआ नहीं है, इसको तीसरी क्लास की चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो चौथी से उठा करके इसको तीसरी क्लास में डाल देते थे वापस। तो उसको वापस किसी बैक क्लास में, अवरोहण का मतलब नीचे की ओर। तुमने बच्चे को छठी क्लास में हो गया कि नहीं अभी तो बच्चा पूरा मैच्योर नहीं हुआ, छठी क्लास की चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वापस 5वीं करा दो उसको एक बार और, तो ये अवरोहण होता है। तो ना तो बच्चे का अवरोहण कर सकते हम और न ही हम क्या कर सकते, बच्चे का ठहराव कर सकते, उसको फेल कर सकते। यह धारा 16 कह रही है, ध्यान रखना। फिर आपकी आती है धारा 17। धारा 17 ध्यान रखना। धारा 17 क्या कह रही है कि बालक का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। बालक का ना तो शारीरिक शोषण किया जाएगा और ना बालक का मानसिक शोषण किया जाएगा। ध्यान रखना, ये इस पे रोक लगा दी है। पहले स्कूलों में बड़े हिंसात्मक कार्य होते थे, गुरुजी आते बच्चे को मुर्गा बना लेते थे, पीटते थे। अब उन चीज़ों पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। ये धारा 17 के तहत है, बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकते। शारीरिक शोषण का मतलब पहले हम बच्चों के अंदर बच्चों से काम भी करवाते थे, जैसे स्कूल के अंदर बच्चों से पानी के मटके भरवाते थे या स्कूल की सफाई वगैरह करवाते थे, तो इस प्रकार के शारीरिक शोषण नहीं करवाएंगे हम। तो फिर सर जो हम एनएसएस के अंदर बच्चों को कैसे लेके जाते हैं, तो ध्यान रखना जो एनएसएस है वो हमारे पास में 1 से 8 तक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमारे पास में वो क्या होता है, बालक की स्वैच्छिक होते हैं, ध्यान रखना, ऐच्छिक होते हैं, ठीक है, ओके। फिर बच्चे से हम स्काउट गाइड में काम करवाते हैं ना, स्काउट गाइड का अलग रूल है, वहाँ हम कार्य करवा सकते हैं, वो भी स्वैच्छिक है, बच्चे के ऊपर दबावपूर्ण कार्य नहीं है, ध्यान रखना। मानसिक शोषण, आप बच्चे के साथ में किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, बच्चे को आप डांट नहीं सकते, आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये फ्री वाले बच्चे हैं, ये फ्री वाले बच्चे ये काम करेंगे, ये उसका मानसिक शोषण होगा। तो न तो बच्चे का आप मानसिक शोषण कर सकते हो, न शारीरिक शोषण कर सकते हो। तो आज दोस्तों हम इतने ही करेंगे धारा 17 तक, ठीक है। फिर हम धारा 18, 19, 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ध्यान रखना। 18, 19 की हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, तो उन धाराओं की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।